Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ को डिस्कस करते हैं और ये जो हमारी सीरीज़ है दिस इज़ प्रोवाइडेड टू यू ऑन ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज, यानी कि हफ्ते में 3 दिन हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स को। आज की डेट है 18 जुलाई यानी कि सैटरडे के इस हफ्ते के सेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चंस को हम 30 मिनट्स के अंदर हम जो है कवर अप कर सकें। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहले हमारा सेक्शन है नेशनल न्यूज़ का। तो नेशनल न्यूज़ में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द लेंथ ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। तो इंडिया की जो सबसे लंबी मालगाड़ी रही है अभी तक की, उसका एक रिकॉर्ड बनाया गया है। आपको सवाल पूछा जा रहा है कि कितनी लंबी थी। तो दिस ट्रेन वाज अराउंड 2.8 किलोमीटर्स लॉन्ग और इसका नाम था शेषनाग। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन देख रहे हैं ये इतनी लंबी है, तो इसकी साइज़ एक्चुअली करीब 2.8 किलोमीटर्स थे। ठीक है, तो इतनी लंबी एक अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेन रन हुई है और ये चली थी फ्रॉम नागपुर टू कोरबा। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडियन रेलवेज़ के द्वारा जो है इस तरीके का रिकॉर्ड बनाया गया है। इंडियन रेलवेज़ की हम बात करें तो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल। और भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं इंडियन रेलवेज़ के द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल डबल स्टैक कंटेनर करने वाली दुनिया की जो पहली कंट्री बनी थी वो हमारी इंडिया थी। इसके अलावा 2019 और 20 के बीच में कोई भी रेलवे रिलेटेड डेथ नहीं हुई है और ये अपने आप में सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, यानी करीब 166 ईयर्स में इस तरीके का रिकॉर्ड बनाया गया था। ऑल्सो इतने ही टाइम में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन रेलवेज़ की जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सभी पंक्चुअल थी और सभी अपने टाइम से पहुँची थी। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड्स अभी रिसेंटली बनाए गए हैं और ये सभी बनाए गए हैं हमारी इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने देखा 2.8 किलोमीटर्स की इतनी लंबी जो है रेलगाड़ी हमने देखी। इसके अलावा हमारी इंडियन रेलवेज़ के द्वारा पोस्ट कोविड कोचेस को भी लॉन्च किया गया है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता था कि किसके द्वारा कोविड कोचेस को बनाया गया है या फिर डेवलप किया गया है। तो इसे बनाया गया है बाय इंडियन रेलवेज़। ठीक है, और अगर मोर प्रिसाइसली पूछा जाए तो रेल कोच फैक्ट्री जो हमारी कापुरतला पंजाब में है उनके द्वारा इसे बनाया गया है। यानी कि आपके कोविड के बाद आप किस तरीके से रेलवे को रन करेंगे, कैसे आपके कोचेज़ होंगे, इसमें काफ़ी तरीके के इन्होंने सिस्टम्स ऐसे बनाए जहाँ पे आपको हैंड्स फ्री चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? बाय इंडियन रेलवेज़, ये हमको याद रखना है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने लॉन्च किए हैं ग्लासेस फॉर 3D इंटरैक्शंस एंड जिससे आप जो है आगे चल के होलोग्राफिक कंटेंट को भी देख सकें। तो इस तरीके के जो ग्लासेस हैं ये लॉन्च किए गए हैं बाय जियो। इसका नाम एक्चुअली है जियो ग्लासेस। ठीक है, तो जियो ग्लासेस लॉन्च किए गए हैं ऑब्वियसली बाय जियो। तो ये आप देख रहे हैं ये जो होलोग्राफिक कंटेंट है, यानी कि 3D में आप किसी चीज़ को देखना चाहें उस टाइप की चीज़ों को देखने के लिए इन ग्लासेस को बनाया गया है। और जियो के बारे में हम सभी को पता है, जियो के जो हेड है वो है मिस्टर मुकेश अंबानी। ठीक है, इसके बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा हलचल चल रही है। रिलायंस और जियो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इन्होंने काफ़ी सारे जो है रीसेंट कोलैबोरेशंस किए हैं, स्टेक सेल्स किए हैं। तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्वालकॉम और गूगल ने रिसेंटली जो है अपने स्टेक्स खरीदे हैं इन जियो। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा कि जियो ग्लासेस भी इन्होंने लॉन्च किए हैं 3D इंटरैक्शंस और होलोग्राफिक कंटेंट को देखने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, सवाल पूछा जा रहा है कि किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली डेवलप किए हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट। देखिए, पोर्टेबल अस्पताल की इकाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपको अपने आप में एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट दे दिया जा रहा है। तो ये जो है ये बनाया गया है बाय IIT मद्रास। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा इस तरीके का एक जो है हॉस्पिटल यूनिट बनाया गया है। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, यानी कि ये एक पोर्टेबल यूनिट है। ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हैं। इसके अंदर क्या है, सभी तरीके के सेक्शंस दिए गए हैं। आपको डॉक्टर का सेक्शन दिया गया है, अलग से पेशेंट का सेक्शन दिया गया है, आइसोलेशन रूम, मेडिकल रूम, मतलब इसी छोटे से यूनिट में आपको अलग अलग तरीके के सेक्शंस भी दे दिए गए हैं। तो जो भी आप पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि ये आप एक आइसोलेशन वार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की जो डेवलपमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बनाई गई है बाय IIT मद्रास। और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मेडिकैब। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेडिकैब क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकैब क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है। बहुत अच्छे से ये नाम याद रखिए, मेडिकैब अपने आप में ऐसा बनने वाली ये पहली चीज़ है। ओके, तो ये बनाई गई है बाय IIT मद्रास।
एक और IIT रिलेटेड न्यूज़ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने बनाया है दुनिया का सबसे अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट किट और इसका इन्होंने नाम रखा है कोरोश्योर। ठीक है, तो कोरोश्योर क्या है पूछा जाए तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है जो कि दुनिया की सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल या फिर कहना चाहिए सबसे ज़्यादा चीप एक तरीके की डायग्नोस्टिक किट है जो बनाई गई है बाय IIT दिल्ली। ठीक है, इसे ICMR और DCGI की अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो ये दोनों हमने जो है IIT रिलेटेड न्यूज़ देखी। पहले हमने IIT मद्रास देखा जिन्होंने मेडिकैप बनाया है और फिर हमने देखा IIT दिल्ली जिन्होंने कोरोश्योर बनाया है। ऑलराइट, तो अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पार्किंग, यानी कि किस हवाई अड्डे ने पहली संपर्क रहित पार्किंग को शुरू किया है। संपर्क रहित, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी पार्किंग करने के लिए। तो ये लॉन्च किया गया है इन GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट कहाँ है तो ये एयरपोर्ट है हैदराबाद में। तो हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आप बिना कॉन्टैक्ट के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे भी RFID टैग्स को लॉन्च किया गया है। जैसे कि आप टोल नाके में देखें ना, अभी फास्ट टैग्स के थ्रू जो हुआ है, फास्ट टैग्स में आपको RFID टैग्स की लगाने की ज़रूरत है, तो वैसी ही चीज़ यहाँ पे भी लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा कि आप बिना किसी कॉन्टैक्ट के अपनी पार्किंग कर सकेंगे। और ये कहाँ शुरू हुआ है तो GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। तो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम ये बनाया गया है बाय DRDO। DRDO का मतलब क्या है तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछा जाए कि P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम क्या है, तो ये आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें ड्रॉप करते हैं अगर उनको कहीं इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो वैसी ही चीज़ें जहाँ पे आपसे कह सकते हैं कि हैवी चीज़ों को अगर ड्रॉप करने के लिए किसी सिस्टम को बनाया गया है तो वो अभी बनाया गया है बाय DRDO। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम इनके द्वारा बनाया गया है। अब DRDO की बात करें तो इस बॉडी की हेडक्वार्टर कहाँ है तो ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंटली इसके जो चेयरपर्सन है वो है मिस्टर सतीश रेड्डी। मिस्टर सतीश रेड्डी जो है इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट DRDO। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया की जो है पहली वैक्सीन बनाई गई है रिसेंटली, पूरी तरीके से इंडिजिनसली बनाई गई है और इसे DCGI का अप्रूवल भी दे दिया गया है। आपको बताना है कि किस बीमारी की जो है वैक्सीन को रिसेंटली अप्रूवल दी गई है। तो फिलहाल जो है निमोनिया की जो वैक्सीन है उसे अभी अप्रूवल दी गई है बाय ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। पॉलीसैचुरेट कंजुगेट वैक्सीन इसे जो है बना दिया गया है और ये एक्चुअली बनाया गया है बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ये पुणे बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इनके द्वारा निमोनिया हम सभी को पता है इस बीमारी की वैक्सीन अभी तक नहीं थी और इसे पहली बार अब जो है इंडिजिनसली बनाया गया है और इसे अब अप्रूवल भी दे दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है इस वैक्सीन के बारे में। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट अ बुक। तो एक जो है बुक लिखी गई है ऑन दी तंगाम्स एंड एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप। तो आपको बताना है कि ये जो बुक है इसे किसके द्वारा जो है रिसेंटली रिलीज़ किया गया है, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर पेमा खांडू, उनके द्वारा जो है इस बुक रिलीज़ किया गया है। ओके, तो आपको क्या याद रखना है द तंगाम्स करके। तो वहाँ पे काफ़ी छोटे वहाँ पे एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, उनके ऊपर ये बुक को लिखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और उन्हें अब जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाए कि द तंगाम्स या फिर तंगाम करके जो लिंग्विस्टिक ट्राइब है ये कहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है इसलिए इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने एक बुक देखी दी तंगाम्स, ये रिलीज़ की गई है बाय द अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर मिस्टर पेमा खांडू। अगला सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट केबल स्टेड रेलवेज ब्रिज अंजी खाद ब्रिज इनॉग्रेटेड। तो ये अगर नहीं भी पूछा जाए, सिर्फ ये पूछा जाए कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में। देखिए नाम से क्या दिया है, फर्स्ट केबल स्टेड वाला सॉरी। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके ब्रिजेस होते हैं जिसमें केबल्स लगे होते हैं, उससे लगा हुआ होता है, तो वैसे ही अब इन्होंने रेलवे ब्रिज बनाया है जो कि केबल्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का ब्रिज है इसे लॉन्च किया गया है, इसे इनॉग्रेट किया गया है जम्मू कश्मीर में और इसका नाम है अंजी खाद ब्रिज। तो ये दोनों तरफ से आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता था कि अंजी खाद ब्रिज आपका कहाँ है, तब भी हमारा आंसर क्या होता, जम्मू कश्मीर ही आंसर होता।
तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेक्शन से है कि व्हाट इज प्रज्ञाता। तो प्रज्ञाता क्या है? क्या एक तरीके की ये ऐप है, क्या ये स्कीम है, क्या ये कोई रोबोट है, या फिर ये गाइडलाइंस दी गई है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि ये गाइडलाइंस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। अब पूछा जाए कि ये किस तरीके की गाइडलाइंस है, तो देखिए अभी हमको पता है कि पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इस वजह से गाइडलाइंस की भी ज़रूरत थी, जो कि स्ट्रेट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के थ्रू आनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जिसके हेड है हमारे मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल, उनके द्वारा जो है इस तरीके की गाइडलाइंस दी गई है अंडर प्रज्ञाता। तो प्रज्ञाता का फुल फॉर्म है प्लान, रिव्यू, अरेंज, इस तरीके के फुल फॉर्म दिए गए हैं, विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमें बस पता होना चाहिए कि प्रज्ञाता क्या है। तो ये गाइडलाइंस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसे रिलीज किया गया है, तब हमारा आंसर क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन में जैसे कि इन्होंने गाइडलाइन दी है कि जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनकी जो वॉच आवर्स है वो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके की गाइडलाइंस रिलीज की गई है अंडर दिस प्रज्ञाता। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑब्जेक्टिव के सेक्शन में हमारा पहला और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है अबाउट नीला सत्यनारायण। तो नीला सत्यनारायण जो है ये पहली वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी। किस स्टेट की, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो ये थी पहली स्टेट इलेक्शन कमिश्नर फॉर महाराष्ट्र। ठीक है। और रिसेंटली इनका जो है निधन हो गया है। इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली वुमेन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थी। ठीक है। तो अच्छे से आपको याद रखना है ये नाम नीला सत्यनारायण जी के बारे में। तो जैसे कि हमने कहा, एक ही हमारे पास क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव से। अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन में। तो यहाँ सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि कब तक के लिए युवा ओलंपिक खेलों को स्थगित किया गया है, यानी कि यूथ ओलंपिक गेम्स जो है इन्हें कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है 2026 तक के लिए, 2026 के लिए। ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि ये कहाँ होने वाले थे या कहाँ होने वाले हैं, तो ये होने वाले हैं सेनेगल में। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि वेस्टर्न कंट्री है यहाँ पे अफ्रीका की, और यहाँ पे होने वाले हैं हमारे यूथ गेम्स, और ये होंगे अब 2026 में। एक्चुअली ये प्लान थे कि 2022 में होंगे, बट अब क्योंकि बाकी सारे गेम्स को भी अब पोस्टपोन कर दिया जा रहा है और इसी तरीके से सारे गेम्स अब लाइंड अप हो रहे हैं, तो अब ये होंगे 2026 में, जो कि डिसीजन लिया गया है अलॉन्ग विद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ मिलकर इन्होंने इस तरीके का डिसीजन लिया है। अब हम सेनेगल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है डैकर और यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। प्लस हम यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो ये हेडक्वार्टर है लॉसेन स्विट्जरलैंड में, लॉसेन स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर थॉमस बैच। सो नाउ आवर स्पोर्ट्स सेक्शन इज ओवर और अब हम चल रहे हैं स्टेट न्यूज़ के सेक्शन में। स्टेट में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम जो है इसे रिसेंटली कहाँ, किस स्टेट में लॉन्च किया गया है। तो निष्ठा प्रोग्राम इसे लॉन्च किया गया है इन आंध्र प्रदेश। देखिए, निष्ठा का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया जा रहा है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा। एक्चुअली इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी क्या है, इसका ऑनलाइन वर्जन शुरू किया गया है। ठीक है। तो इसका पहली बार जो ऑनलाइन वर्जन शुरू हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। जैसे कि हम यहाँ फुल फॉर्म में देख रहे हैं, तो टीचर एजुकेशन या फिर टीचर के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में इस तरीके का जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया है, और ये पहली बार, यानी कि इंडिया में पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ स्टेट की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर यहाँ पे है बिस्वा भूषण हरिचंदन, मिस्टर बिस्वा भूषण हरिचंदन। और अगर रीसेंट न्यूज़ की बात करें, यानी कि आंध्र प्रदेश की रीसेंट न्यूज़ की बात करें, तो जगन्नाथ चेदुदू स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई थी। इसके अलावा इन्होंने मोबाइल हैंड वॉश भी लॉन्च किया था, मोबाइल हैंड वॉश। और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो जगन्नाथ देवीना विद्या स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी, जगन्नाथ देवीना विद्या स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी। प्लस लास्ट हमने जब डिस्कस किया था तब देखा था कि ड्राई चिलीज की एक ट्रेन चली है आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश की ओर। तो ये हमने लास्ट डिस्कस किया था जब हमने आंध्र प्रदेश के बारे में देखा था। ठीक है। तो अभी हमने जो है सारी न्यूज़ डिस्कस कर ली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है एक स्टेट पुलिस के बारे में। तो किस स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है साइब हर, यानी कि साइब हर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस स्टेट की पुलिस के द्वारा। तो इसे लॉन्च किया गया है बाय तेलंगाना स्टेट पुलिस।
देखिए, तेलंगाना की जो पुलिस है उनके द्वारा साइबर हर को लॉन्च किया गया है। साइबर यानी कि जितने भी साइबर अटैक्स आप देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा वुमेन के ऊपर इस तरीके के साइबर अटैक्स होते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने क्या है, इस तरीके की एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है साइबर। और ये कहाँ हुआ है, तो ये तेलंगाना की पुलिस के द्वारा किया गया है। ऐसे ही पुलिस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखें तो छत्तीसगढ़ के द्वारा रिसेंटली स्पंदन योजना को लॉन्च किया गया था, जिसमें मेंटली या फिर किसी भी तरीके की आपको पुलिस को वहाँ पे मेंटल डिस्टर्बेंस है तो उसके बारे में यहाँ बातचीत की जाएगी। प्लस इनके द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन भी लॉन्च किया गया था। दिल्ली के द्वारा जो है आयु रक्षा स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसमें उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जाएगा, आयु रक्षा। और मध्य प्रदेश के द्वारा FIR आपके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सभी जो है हम स्टेट की पुलिस की बात कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे तेलंगाना की बात करें तो कैपिटल यहाँ पे है हैदराबाद, और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे मिस्टर के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर यहाँ पे है तमिलसाई सौंदरारंजन, मिस्टर तमिलसाई सौंदरारंजन। लास्ट अगर रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो हैदराबाद पुलिस के द्वारा एक और स्कीम को लॉन्च किया गया था, स्त्री करके। ठीक है, तो स्त्री दो, यानी कि हम यहाँ पे दो न्यूज़ देख रहे हैं जो कि हैदराबाद पुलिस या फिर तेलंगाना की पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट तेलंगाना। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वेयर इज पोबा रिजर्व फॉरेस्ट। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट ये है बेस्ड इन असम। अब पूछा जाए कि पोबा रिजर्व फॉरेस्ट क्यों न्यूज़ में है, या फिर ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना जाता था अभी तक, और अब इसके स्टेटस को चेंज कर दिया जाएगा टू नेशनल पार्क। ठीक है, इसी तरीके का हमने एक और न्यूज़ देखी थी अबाउट देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे भी पहले क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था, माना गया था, लेकिन अब इसे भी नेशनल पार्क बना दिया गया है, और ये भी असम में ही है। ओके, तो ये भी हमने देखा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। अब हम यहाँ पे असम की बात करें तो असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर कैपिटल है, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर जगदीश मुखी। और देखिए, नेशनल पार्क की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो काफ़ी फेमस और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, इसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क, और दिब्रू नेशनल पार्क आप देख सकते हैं। इसके अलावा पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये जितनी भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू असम, और अभी हमने देखा पोबा रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने स्टार्ट किया है हेल्थ केयर सर्विसेज एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव, यानी कि हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। ये इनिशिएटिव लिया गया है नासिक में। आपको बताना है कि किस स्टेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन। यहाँ पे इस वर्ड पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया होता कि ये कहाँ एग्जैक्टली किस सिटी में हुआ है, तो शायद आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते थे। इसलिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखें। ठीक है, तो नासिक हम सभी को पता है कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो सिंपली हमारा आंसर यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हेल्थ केयर सर्विसेज एट योर डोर स्टेप ये किया गया है नासिक में, यानी कि महाराष्ट्र के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर उद्धव ठाकरे, और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी। और अगर हम रीसेंट न्यूज़ की बात करें, यानी कि महाराष्ट्र के रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो जस्टिस दीपांकर दत्त यहाँ पे रिसेंटली चीफ जस्टिस बने थे। ऑल्सो यहाँ पे लोनार लेक न्यूज़ में था, लोनार लेक ये रिसेंटली क्या है, काफ़ी ज़्यादा पिंकिश कलर इसका चेंज हो गया था, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, इसी के अलावा इंडियन रेलवेज के द्वारा फाइबर आई को जो है सेटअप किया गया है इन लोकमान्य तिलक स्टेशन एंड इन दी सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, तो ये दोनों स्टेशन पे फाइबर आई को सेटअप किया गया था रिसेंटली। ऑल्सो महाराष्ट्र जो है ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी सिटीजन्स को, फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। और हम यहाँ पे नेशनल पार्क या फिर नेचुरल साइट्स की बात करें तो नवेगांव नेशनल पार्क यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नवेगांव हो गया, पेंच नेशनल पार्क और संजय गांधी नेशनल पार्क, और लास्ट में टाडोबा नेशनल पार्क, टाडोबा। ओके, तो ये जितना भी हम न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू महाराष्ट्र, और अभी हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा जो है हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है नासिक में।
अब लास्ट हमारा न्यूज़ है फ्रॉम दिस स्टेट सेक्शन कि किस स्टेट में रिसेंटली खेर पूजा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो खेर पूजा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे सदियों के बाद, सालों के बाद इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए खेर पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअली हो रही है हमारी त्रिपुरा में। ठीक है, तो इस तरीके के जो स्टेट रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फेस्टिवल स्टेट वाले, और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि खेर पूजा कहाँ सेलिब्रेट की गई है, तब हमें पता होना चाहिए कि ये सेलिब्रेट हो रही है त्रिपुरा में। ठीक है, तो त्रिपुरा हम सभी को पता है ये हमारी जो है नॉर्थ ईस्टर्न एक कंट्री, एक स्टेट है जिसकी कैपिटल है अगरतला। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर बिप्लब कुमार देव और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर रमेश बैस। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा अबाउट खेर पूजा। सो विद दैट हमारा स्टेट रिलेटेड न्यूज़ खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। तो इस सेक्शन से पहला सवाल पूछा जा रहा है नाबार्ड के बारे में। क्वेश्चन ये है कि नाबार्ड हैज स्टार्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच एरिया। नाबार्ड ने विकास परियोजनाओं की शुरुआत कहाँ की है रिसेंटली? तो इन्होंने शुरू किया है अंडमान एंड निकोबार में, जिसमें ये करीब 44 लाख की जो है लागत लगाने वाले हैं और इसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो हो गई या फिर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, उन सभी को ये हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर रहे हैं। अब हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इस बॉडी को जो है एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में और ये बॉडी हेडक्वार्टर्ड हमारी है मुंबई में। प्लस इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है या प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर गोविंद चिंतला राजलू। गोविंद चिंतला राजलू जो है इसके नए प्रेसिडेंट हैं। अब हम अंडमान एंड निकोबार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडिया है, तो आपको पता है कि ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आइलैंड कंट्री है, आइलैंड यूनियन टेरिटरी है जो कि है हमारी अंडमान एंड निकोबार। तो हम अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल डी.के. जोशी। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार से सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक बेस पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ से चलता है या फिर किस जगह को ये बांटता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं ये अंडमान है और ये निकोबार आइलैंड्स है, इन दोनों के बीच में जो लाइन आती है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल। एक और यहाँ पे पैसेज कहना चाहिए जिसका नाम है डंकिन पैसेज चलता है। डंकिन पैसेज ये डिवाइड करता है अपर या फिर ग्रेटर अंडमान को लिटिल अंडमान से। ठीक है, तो यहाँ पे डंकन पैसेज है और इसके जस्ट नीचे 10 डिग्री चैनल है। ये दोनों कहाँ पे हैं, तो अंडमान एंड निकोबार में है। ओके, तो इसी के साथ हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में। तो इस सेक्शन में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री इंडिया को ज्वाइन करने वाली है मालाबार एक्सरसाइजेज में। तो मालाबार एक्सरसाइज जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में अभी तक इंडिया, जापान और यूएसए ये 3 इसके पार्टिसिपेंट्स थे, लेकिन अब जो है ऑस्ट्रेलिया भी इसमें एक पार्टिसिपेंट या फिर एक मेंबर कंट्री होने वाला है। ओके, तो मालाबार एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है अब जो भी एक्सरसाइजेस होगी उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो न्यूली सबसे न्यू मेंबर कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद रखना है। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कैनबेरा और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर रहे थे। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हु हैज रिसेंटली एड्रेस्ड द वर्चुअल समिट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि इकोसॉक की एक रिसेंटली समिट हुई थी। आपको बताना है कि किसके द्वारा जो है इस समिट को रिसाइड किया गया था या फिर संबोधित किया गया था। तो इसे संबोधित किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो 75th एनिवर्सरी है ऑफ इकोसॉक और इसे सेलिब्रेट करते हुए एक समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था जिसकी थीम है मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड। तो ये इसकी थीम थी। ठीक है, ये जो समिट हुआ है उसकी थीम थी और जैसे कि हमने देखा ये मोदी जी के द्वारा जो है इसे एड्रेस किया गया था। अब हम यहाँ पे इकोसॉक की बात करें तो फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इस तरीके के फुल फॉर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानकारी दे तो यूनाइटेड नेशंस की काफ़ी सारी परमानेंट बॉडीज़ होती हैं, उनमें से एक ये इकोसॉक है। इस बॉडी को बनाया गया था 1948 में और प्रेजेंटली जो इसकी प्रेसिडेंट है वो है मोना जुल और ये हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
ठीक है, तो ये हमने देखा इकोसॉक के बारे में। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली एस्टैब्लिश किए हैं बायलैटरल एयर बबल्स किन किन कंट्रीज के साथ। तो इंडिया ने रिसेंटली यूएसए, जर्मनी और फ्रांस इन तीनों के साथ मिलकर जो है एयर बबल्स एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। अब बात आती है कि एयर बबल्स क्या होते हैं। देखिए, आप जो भी जानते हैं कि कोई भी कंट्री किसी और कंट्री में आसानी से इस तरीके से फ्लाई नहीं कर सकती है, आपको परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा हो गया या बाकी चीज़ों की परमिशंस तो चाहिए होती है। लेकिन काफ़ी समय से हमको पता है कि इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं उन्हें ऑलमोस्ट बंद करके रखा गया है, ठीक है। तो नई फ्लाइट्स कोई भी नहीं चल रही है, जो पुराने हमारे सिटीजन्स हैं उन्हीं सबको लाया जा रहा है। तो अब ये एयर बबल से क्या होगा कि आपको लिमिटेड यहाँ पे फ़्लाइट्स दी जाएंगी कि आपको महीने में या फिर हफ्ते में सिर्फ इतनी फ़्लाइट्स चलानी है, प्लस इसके अलावा स्पेसिफाइड एयरलाइंस चलेंगी। यानी कि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए की कोई स्पेसिफिक एक एयरलाइन जो है इसमें चलेगी। तो इस तरीके के जो है आप कहना चाहिए, तो इसी को आप एक एयर बबल कह सकते हैं, जहाँ पर लिमिटेड फ्लाइट और लिमिटेड जो है स्पेसिफिक यानी कि स्पेसिफिक जो है फ्लाइट होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके के जो एयर बबल्स हैं हमने रिसेंटली एस्टैब्लिश किए हैं यूएसए, जर्मनी और फ्रांस के साथ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। किसने किया है, तो इंडिया ने इस तरीके के एयर बबल्स साइन किए हैं। अगला इंटरनेशनल न्यूज़ के सेक्शन में क्वेश्चन है कि किन दो कंट्रीज़ ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया है फॉर 700 मेगावाट आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है ये साइन किया गया है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान जो है मिल के 700 मेगावाट का आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये हुआ है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जो कि एक्चुअली डेवलप करने वाले हैं झेलम रिवर के ऊपर। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मिस्टर इमरान खान। और चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर शी जिनपिंग, ठीक है। तो ये हमने देखा इस तरीके के हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर चैन संतोखी। तो ये जो मिस्टर चैन संतोखी है इन्हें रिसेंटली इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, सूरीनाम, ठीक है। तो आपको नाम क्या याद रखना है, चैन संतोखी जी के बारे में। ये एक्चुअली एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और इन्हें सूरीनाम के जो है नए प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया है। सूरीनाम की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ अमेरिकन ये एक कंट्री है जो कि आपको टॉप में यहाँ पे दिख रही है। सूरीनाम की हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पारानामीबो और करेंसी यहाँ पे चलती है सूरीनामीज डॉलर, ठीक है। तो आपको याद रखना है मिस्टर संतोखी के बारे में जो कि यहाँ के नए प्रेसिडेंट है। इसी के साथ जो ट्यूनीशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर एलिस फाकफाक, ही हैज़ रिसेंटली सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाए कि मिस्टर एलिस फाकफाक इन्होंने किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में रेजिग्नेशन दिया है, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूनीशिया आंसर होगा, ठीक है। इन्हें अपॉइंट किया गया था जनवरी में, यानी कि इसी साल में 2020 में इन्हें अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। अब हम अगर मैप में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे नॉर्थ में ये कंट्री जो दिख रहे हैं ये ट्यूनीशिया है। ऑल्सो अगर यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है मिस्टर कैस सैद और कैपिटल यहाँ पे है ट्यूनीस। तो इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ भी खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अवार्ड्स के सेक्शन में। तो अवार्ड्स में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि हु विल बी रिसीविंग द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये दिया जा रहा है टू मिस्टर टिम टैकलेट। तो ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं यूएस और इंडियन इकोनॉमी में, यानी कि इनकी कंपनीज यूएसए और इंडियन इकोनॉमीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको अवार्ड दिया जाता है फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, और ये दिया जाता है बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। हम यहाँ पे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की बात करें तो ये हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, और प्रेजेंटली इसकी जो प्रेसिडेंट है वो है निशा बिस्वाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर टिम। सो दैट वाज द ओनली क्वेश्चन फ्रॉम अवार्ड सेक्शन। अब हम चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन में। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट रोशनी नदार मल्होत्रा। शी हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ विच कंपनी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस कंपनी की नई अध्यक्ष बनी है। तो ये बनी है न्यू चेयरमैन टू HCL टेक्नोलॉजीज़।
बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि शी इज़ इंडियाज़ वेल्दीएस्ट वुमेन, बिकॉज शी इज़ इंडियाज़ वेल्दीएस्ट वुमेन। इंडिया की सबसे जो अमीर वुमेन को बोला जाए तो वो है रोशनी नदार मल्होत्रा जी। ठीक है, तो ये अब बन गई है नई चेयरमैन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो स्पोर्ट्स अड्डा के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है मिस्टर ब्रेट ली। अब आप सभी ब्रेट ली को तो जानते ही होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिस्टर ब्रेट ली। इन्हें जो है अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर टू स्पोर्ट्स अड्डा। तो ये इंडिया की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड एक कंपनी है जिनके द्वारा जो है अपॉइंट किया गया है मिस्टर ब्रेट ली को। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें, रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो मानुषी शिलर जी को अपॉइंट किया गया था एज द ब्रांड एम्बेसडर टू एडिडास। इसके अलावा JSW सीमेंट इनके द्वारा अपॉइंट किया गया था सुनील छेत्री जी को और सौरभ गांगुली जी को एज द ब्रांड एम्बेसडर्स। प्लस अगर याद आए तो बिहार खादी के द्वारा अपॉइंट किया गया था मिस्टर पंकज त्रिपाठी जी को एज द ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये रीसेंट एम्बेसडर्स हमने देखे और सबसे रीसेंट हमने अभी देखा मिस्टर ब्रेट ली जी के बारे में फॉर स्पोर्ट्स अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि मिस्टर अशोक लवासा ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो मिस्टर अशोक लवासा ये बन गए हैं उपाध्यक्ष फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, यहाँ पे हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ना कि प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब वाइस प्रेसिडेंट हम देख रहे हैं, तो प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर मासात्सुगु असागावा। ये हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर है मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में है ये। प्लस इस बॉडी को बनाया गया था 1966 में। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो विद दैट हमारा अपॉइंटमेंट सेक्शन भी खत्म हुआ और अब हम फाइनली हमारे लास्ट सेक्शन में चल रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज के। इसमें भी आपसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ये किस दिन मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए किस दिन हम जो है विश्व दिवस मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, तो देखिए इंटरनेशनल जस्टिस की हम बात करें यानी कि न्याय की बात करें, तो जितने भी हमारे विक्टिम्स होते हैं, जितने भी ऐसे लोग जिन्हें जस्टिस की ज़रूरत होती है, उस चीज़ के बारे में हम आवाज़ उठाते हैं, उस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं हम ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। देखिए 17 जुलाई की हम बात करें तो ये दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन रोम स्टैच्यू को अडॉप्ट किया गया था। रोम स्टैच्यू जो है ये एक बेसिक स्टैच्यू है फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो बेस्ड है ऑन रोम स्टैच्यू और इसे जो है अडॉप्ट किया गया था 17 जुलाई को। इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है एज द इंटरनेशनल जस्टिस डे, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये बॉडी हेडक्वार्टर्ड है हेग नीदरलैंड्स में, जिसे बनाया गया था सन 2002 में। ओके, तो आज हमने एक ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे देखा जो कि है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि मनाया जाता है 17 जुलाई को। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही खत्म होता है। आज हमने काफ़ी सारी जो है न्यूज़ डिस्कस की जो कि हमने देखी फॉर 18 जुलाई। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है हम हफ्ते में 3 दिन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इस पूरे हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम इन 3 दिन में जो है डिस्कस कर सकें। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। So on that note, I shall take a leave and now I shall see you in the next one.